नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। कल हम क्रिया पर चर्चा कर रहे थे, आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्रिया का एक प्रकार पढ़ा था, कर्म के आधार पर क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। आज हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर क्रिया। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया। इसमें पहली है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया किसी की आज्ञा, अनुमति, आदेश से संपन्न हो, यानी कि जैसे किसी की आज्ञा, अनुमति या फिर आदेश से संपन्न हो, वो कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। एक बार कथन लिख लेते हैं। जो क्रिया किसी की आज्ञा, अनुमति, आदेश या प्रेरणा से पूर्ण हो या संपन्न हो, क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया किसी की आज्ञा, आदेश, अनुमति या फिर प्रेरणा से पूर्ण हो, क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में मुख्य रूप से दो कर्ता होते हैं। कितने कर्ता होते हैं? दो कर्ता। एक होता है प्रदानकर्ता और दूसरा होता है गौणकर्ता। प्रदानकर्ता जो क्रिया को संपन्न करता है, क्रिया को पूरी करता है, और गौणकर्ता जो क्रिया करने की प्रेरणा देता है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। पहला है प्रधानकर्ता और दूसरा है गौणकर्ता। प्रदानकर्ता यानी कि क्रिया को संपन्न करने वाला या फिर क्रिया को पूर्ण करने वाला, क्रिया को पूर्ण करने वाला। और गौणकर्ता जो कर्ता कार्य करने की प्रेरणा दे या फिर कार्य करने की प्रेरणा दे। गौणकर्ता किसे कहते हैं? गौणकर्ता कार्य या क्रिया करने की प्रेरणा देने वाला कर्ता। तो प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। कितने कर्ता होते हैं? दो कर्ता। एक होता है प्रदानकर्ता और दूसरा होता है गौणकर्ता। प्रदानकर्ता जो क्रिया को पूर्ण करता है यानी कि पूरी करता है, और गौणकर्ता जो कार्य या क्रिया करने की प्रेरणा देता है।
क्या देता है? प्रेरणा देता है। जैसे माँ ने पुत्र से फूल मंगवाए, उदाहरण लेते हैं एक, जैसे माँ ने पुत्र से फूल मंगवाए। दूसरा उदाहरण लेते हैं, राम सीता से खाना बनवाता है। राम सीता से खाना बनवाता है। देखिए दो उदाहरण है आपके सामने है। पहला उदाहरण है माँ ने पुत्र से फूल मंगवाए, दूसरा है राम सीता से खाना बनवाता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे राहुल सीता को श्याम से पिटवाता है। राहुल सीता को श्याम से पिटवाता है। राहुल सीता को श्याम से पिटवाता है। अब देखिए मंगवाने का काम हो रहा है, क्रिया पूरी हो रही है, क्रिया हो रही है। बनवाता है यानी कि बनाने का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। यहाँ पर पिटवाने का काम हो रहा है यानी कि पीटने का काम हो रहा है, तो क्रिया हो रही है। अब देखिए माँ ने पुत्र से फूल मंगवाए। अब पुत्र फूल नहीं ला रहा था, लेकिन माँ ने उसको कहा कि फूल लेके आ। माँ ने क्या कहा? फूल लेके आ। तो माँ ने क्या दी? प्रेरणा दी। तो पुत्र फूल लेके आया। तो क्रिया किसने संपन्न की? पुत्र ने। राम सीता से खाना बनवाता है। सीता खाना नहीं बना रही थी, राम ने कहा कि खाना बना, तो सीता ने खाना बनाया। तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? प्रेरणार्थक क्रिया। राहुल सीता को श्याम से पिटवाता है। राहुल सीता को श्याम से पिटवाता है। अब श्याम सीता को पीट नहीं रहा था, लेकिन राहुल ने कहा कि दोस्त है तो सीता को पीट, नहीं तो अपनी दोस्ती खत्म। तो राहुल ने श्याम को उकसाया कि सीता को पीट, तो श्याम ने सीता को पीटा। तो ये थी अपनी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं पहले तो ये बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं जो क्रिया किसी की सहायता, सीख, आज्ञा या प्रेरणा से पूरी होती हो। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें मुख्य रूप से वाया, वाई, वाये, वाता, वाती, वाते, वाना, वानी, वाने जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बार देख लेते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया में वाया, वाई, वाये, वाता, वाती, वाते, वाना, वानी और वाने जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एक बार उदाहरण पर आते हैं वापस। अब देखिए माँ ने पुत्र से फूल मंगवाए, वाए। राम सीता से खाना बनवाता है, वाता। राहुल सीता को शाम से पिटवाता है, वाता। यानी कि वाया, वाई, वाये, वाता, वाती, वाते और वाना, वानी, वाने जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। एक बात और, जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर एग्जाम में प्रश्न आए माँ ने पुत्र से फूल मंगवाए में क्रिया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर तात्कालिक क्रिया, इसमें अगर प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है ही नहीं तो फिर वो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। तो स्टार बना के लिख लीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। सकर्मक होती है। यह थी अपनी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। अगली क्रिया है अपनी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया?
पूर्वकालिक क्रिया। चलिए दूसरी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जो एक कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद, यानी कि एक कार्य पूर्ण होने के बाद में दूसरा कार्य होना, वह क्रिया जो एक कार्य पूर्ण होने के बाद में संपन्न हुई हो। जैसे एक बार कथन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। सॉरी, एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य, या फिर कह सकते हैं कि एक क्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया। एक क्रिया पूर्ण हुई, उसके बाद में दूसरी क्रिया। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं एक बार। जैसे विनय खाना खाकर सो गया। विजय फीस देकर गया। राहुल नाच कर गया। देखिए तीन उदाहरण आपके सामने है, तीन वाक्य है आपके सामने। पहला है विनय खाना खाकर सो गया। विनय खाना खाकर सो गया, इसमें मेन काम क्या हो रहा है? सोने का। मेन काम क्या हो रहा है? सोने का। वो विजय फीस देकर गया, मेन काम जाने का। राहुल नाच कर गया, मेन काम जाने का। अब देखिए विनय खाना खाकर सो गया, सो तो गया लेकिन पहले वो खाना खाया है। उसने क्या क्या किया है? खाना खाया है। तो पहले वो खाना खाया है, फिर उसके बाद में सोया है। विजय फीस देकर गया, गया तो है लेकिन फीस देकर गया। पहले एक काम हुआ है, उसके तुरंत बाद में या फिर उसके बाद में दूसरा काम हुआ है। एक काम हुआ है, दूसरा काम हुआ है। राहुल नाच कर गया, गया तो है लेकिन पहले वो नाचा है, नाचने के बाद में गया है। देखिए जो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? यानी कि एक काम होने के बाद में दूसरा काम होना। एक काम होने के बाद में क्या होना? दूसरा काम होना, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे कल पढ़ कर आना। कल पढ़ कर आना, देखिए कल पढ़कर आना। अब मेन काम क्या हो रहा है? आने का, लेकिन पढ़कर आना, पहले पढ़ेगा उसके बाद में आएगा। तो ये थी अपनी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया क्रियापदों या फिर धातुओं से न बनकर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण पदों से बने। लिख लेते हैं एक बार। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। जिस क्रिया का निर्माण क्रियापदों से न होकर संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से हो,
नाम धातु क्रिया, जिस क्रिया का निर्माण क्रियापदों या फिर धातुओं से न होकर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से हो। जैसे बुढ़िया सटी आई, उसने दरवाजा खटखटाया। देखिए उदाहरण लिखते हैं एक बार। उदाहरण लिखते हैं, जैसे उसने मुझे रंग से रंगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, बुढ़िया सठिया गई या फिर सठियाई। राम ने सीता को अपनाया। राम ने सीता को अपनाया। जैसे जमींदार ने जमीन हथिया ली। जमींदार ने जमीन हथियाई। अब देखिए, उसने मुझे रंग से रंगा, काम क्या हो रहा है, रंगने का। यहां पर सठियाई, अपनाया और हथियाई। अब देखिए यहां पर मतलब जो रंग है ये क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? क्रिया नहीं है। रंग क्या हो गया इसमें? संज्ञा, सॉरी रंगा। रंगा क्रियापद से नहीं बना है या फिर धातु से नहीं बना है। ये किससे बना है? रंग संज्ञा से बना है ना। रंग से रंगा, सठियाई से साठ, अपनाया से अपना, हथियाई से हाथ। अब देखिए ये जो रंग है, रंग क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? संज्ञा। साठ क्या है? विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर अपना क्या है? सर्वनाम। और हाथ क्या हो गया? संज्ञा। यानी कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया क्रियापदों या फिर धातुओं से निर्मित न होकर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण पदों से बने या फिर विशेषणों से बने। प्रश्न सीधा आ सकता है कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, या फिर परिभाषा दे दे कि वह कौन सी क्रिया है जो धातु या फिर क्रियापदों से न बनकर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों से बने। तो ऑप्शन आ जाएगा सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। और उदाहरण से भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्रिया है, प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली क्रिया हम लेते हैं। अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहां मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया का प्रयोग हो। मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? सहायक क्रिया का प्रयोग हो। तो अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। परिभाषा क्या हुई? कथन क्या हुआ? वह क्रिया जहां मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग हो। सहायक क्रिया का प्रयोग हो। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया का प्रयोग हो। जैसे राहुल घर जा चुका है, वह यहां से चला गया। दो उदाहरण लेते हैं। जैसे राहुल घर जा चुका है, वह यहाँ से चला गया।
अब देखिए दो वाक्य आपके सामने। पहला वाक्य है राहुल घर जा चुका है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। यहाँ पर भी जाने का, यानी कि जा चुका है, गया। ये तो है मुख्य क्रिया। लेकिन दूसरा शब्द यहाँ पर चुका है, चला, यानी कि चलना। चुका है ये कौन सी क्रिया होगी? सहायक क्रिया, जो क्रिया को पूर्णता की ओर लेके जाए। और यहाँ पर चला, ये भी सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया है गया, मुख्य क्रिया, और ये होगी सहायक क्रिया। इसमें ये सहायक क्रिया और जा हो गई मुख्य क्रिया। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया है, जहां मुख्य क्रिया के साथ में क्या आए? सहायक क्रिया आए, सहायक क्रिया का प्रयोग हो। यानी कि सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया को पूर्णता की ओर लेके जाती है। जैसे जा चुका है, चला, गया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जा पहले ही आएगा, चुका पहले आ सकता है। देखिए अब जैसे चला गया तो जाना बाद में, लेकिन चला पहले, ये पूर्णता की ओर ले गया। अगली क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अनुकरणात्मक क्रिया। अगली क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। किसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया? अनुकरणात्मक का मतलब क्या होता है? अनुकरणात्मक का मतलब होता है दोहराव। अनुकरणात्मक का मतलब क्या होता है? दोहराव। वह क्रिया जहां ध्वनि का दोहराव हो, ध्वनि का क्या हो? दोहराव हो। यानी कि वे क्रियापद जो ध्वनि के अनुकरण से बनते हो, वे क्रियापद जो ध्वनि के अनुकरण से बनते हो। लिख लेते हैं एक बार। वे क्रियापद जो ध्वनि के अनुकरण से बनते हो, ध्वनि के अनुकरण से बनते हो। यानी कि अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियापद जो ध्वनि के अनुकरण से बनते हो। जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया फड़फड़ाई, गधा रेंगता है, कुत्ता भौंकता है। अब देखिए उदाहरण लिखते हैं एक बार। जैसे उसने दरवाजा खटखटाया। दूसरा, चिड़िया फड़फड़ाई। जैसे तीसरा उदाहरण लेते हैं, कुत्ता भौंकता है या घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है। तीन उदाहरण है आपके सामने। उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा क्या किया? खटखटाया, यानी कि खटखटाया दोहराव हो रहा है, ध्वनि का क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है। चिड़िया फड़फड़ाई, फड़फड़ा रही है वो, यानी कि पंखों से फड़फड़ा रही है, तो यहाँ पर ध्वनि का दोहराव हो रहा है। घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है, बिल्ली मिमियाती है। ये सब उदाहरण किस में आएंगे? अनुकरणात्मक क्रिया में आएंगे। यानी कि जानवर कभी मिस कॉल नहीं देता, जानवर हमेशा अनलिमिटेड रिचार्ज करवाए रखता है, वो हमेशा पूरी घंटी करता है, अपने मारवाड़ी भाषा में कहें तो। देखिए नोट डाल के लिख लीजिए, जानवरों की ध्वनि हमेशा अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। नोट डाल के लिख लीजिए, जानवरों की ध्वनियां हमेशा अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आती है।
तो जानवरों की ध्वनि हमेशा अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। जैसे आपको उदाहरण दे दिया या प्रश्न पूछ लिया कि कुत्ता भौंकता है, मैं कौन सी क्रिया है, कुत्ता भौंकता है तो उसमें कौन सी क्रिया है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, उसमें अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। अगली क्रिया है सजातीय क्रिया। अगली क्रिया है सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया है? सजातीय क्रिया। अगली क्रिया है सजातीय क्रिया। अगली क्रिया कौन सी है? सजातीय क्रिया। देखिए सजातीय क्रिया कहते किसे हैं? सजातीय क्रिया कहते किसे हैं? वह क्रिया जिसका कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बने, वह क्रिया जो एक ही कर्म और एक ही धातु से बने। यानी कि देखिए एक बार लिख लेते हैं, वह क्रिया जिसका कर्म, वह क्रिया जिसका कर्म वह क्रिया एक ही धातु से बने, वह क्रिया जिसका कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बने, जिसका कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बने, एक ही धातु से बने। एक ही धातु का मतलब क्या हुआ? जैसे उदाहरण से समझाता हूं अभी। देखिए जैसे भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। जैसे उसने बड़ा बोल बोला, उसने बड़ा बोल बोला, उसने बड़ा बोल बोला। अब देखिए भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? लड़ने की। यहाँ पर बोलने की। लड़ाइयाँ और लड़ी दोनों एक ही धातु से बने हैं। बोला और बोल दोनों एक ही धातु से। किससे? लड़ना से। यहाँ पर बोलना से। तो सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? जिसकी क्रिया व कर्म दोनों एक ही धातु से बने। जैसे भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, उसने बड़ा बोल बोला। तो यहाँ पर बोल बोला किस धातु से बना है? बोलना से बना है। अगर हम अन्य उदाहरण की बात करें तो जैसे मैंने पढ़ाई पढ़ी, मैंने क्या पढ़ी? पढ़ाई पढ़ी। लिख लेता हूँ एक बार, मैंने पढ़ाई पढ़ी। देखिए पढ़ाई और पढ़ी दोनों एक ही धातु से बने हैं। किससे? पढ़ना से। और एक बात नोट करके लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लेना कि जो सजातीय क्रिया होती है हमेशा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होती है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होती है। लिख लेते हैं, सजातीय क्रिया के उदाहरण हमेशा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं। सजातीय क्रिया के उदाहरण हमेशा उदाहरण व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। तो सजातीय क्रिया के उदाहरण हमेशा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। अगली क्रिया है असमापिका क्रिया। कौन सी क्रिया? असमापिका क्रिया। देखिए किसे कहते हैं असमापिका क्रिया? वह क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त न होकर वाक्य के मध्य या फिर प्रारंभ में प्रयुक्त हो। अगली क्रिया है असमापिका क्रिया। एक बार लिख लेते हैं, असमापिका क्रिया। देखिए
अगली क्रिया है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया किसे कहते हैं? असमापिका क्रिया जो क्रिया वाक्य के प्रारंभ में या फिर अंत में प्रयुक्त न होकर प्रारंभ या मध्य में प्रयुक्त हो। वह क्रिया जो वाक्य में या वाक्य के अंत में प्रयुक्त न होकर वाक्य के अंत में प्रयुक्त न होकर मध्य यानी कि बीच में या फिर प्रारंभ में प्रयुक्त हो। असमापिका क्रिया, असमापिका का मतलब क्या होता है? बिना समाप्त, यानी कि समाप्त नहीं। वह क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त न होकर वाक्य के बीच में या फिर यानी कि मध्य या फिर प्रारंभ में प्रयुक्त हो। जैसे मुझे दौड़ता हुआ बच्चा सुंदर लगा, बहता हुआ पानी कितना सुंदर है, या फिर कह सकते हैं चहकते हुए पक्षी कितने सुंदर है। तो एक बार उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मैंने दौड़ता हुआ बच्चा देखा। जैसे बहता हुआ जल कितना सुंदर है। जल कितना सुंदर है। अब देखिए, मैंने दौड़ता हुआ बच्चा देखा, क्रिया पूर्ण हो रही है कहीं शुरुआत में। देखिए, दौड़ता हुआ बच्चा देखा, बहता हुआ जल कितना सुंदर है। बहता हुआ जल कैसा है? बहता हुआ। क्रिया कहाँ हो गई? स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में। तो अगर आपको प्रश्न पूछ ले मैंने दौड़ता हुआ बच्चा देखा और इसके नीचे अंडरलाइन कर ले कौन सी क्रिया है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? असमापिका क्रिया। अब तक जितनी क्रियाएं पढ़ी हमने, असमापिका को छोड़कर जितनी भी क्रियाएं पढ़ी है सब में समापिका क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? समापिका, यानी कि क्रिया समाप्त हो रही है। क्रिया क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। अगली क्रिया हम देखते हैं तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जहाँ एक कार्य होने के तुरंत बाद में दूसरा कार्य हो। वह क्रिया जहाँ एक कार्य होने के तुरंत बाद में दूसरा कार्य हो। क्या हो? दूसरा कार्य हो। जैसे एक बार उदाहरण लिख लेते हैं, सॉरी परिभाषा लिख लेते हैं। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं? तात्कालिक क्रिया एक कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद में दूसरा कार्य हो। एक कार्य पूर्ण होने के बाद में दूसरा कार्य हो। एक कार्य या क्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य या क्रिया हो। देखिए, एक कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद में दूसरा कार्य हो। उदाहरण कैसे बनेंगे? जैसे राघव उठते ही चला गया। राघव उठते ही चला गया। पहले तो वो उठा,
उठने के तुरंत बाद में चला गया है, यानी कि इसमें पहले एक कार्य होता है, उसके तुरंत बाद में दूसरा कार्य हो जाता है। तो ये है अपनी तत्कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? तत्कालिक क्रिया, यानी कि एक कार्य होने के तुरंत बाद में दूसरा कार्य हो। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे राधा जहर पीते ही मर गई, राधा जहर पीते ही मर गई, आकाश पड़ते ही सो गया, आकाश पड़ते ही सो गया, यानी कि इसमें ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये थी अपनी रचना या बनावट के आधार पर क्रिया। अब है काल के आधार पर क्रिया। जितने काल होते हैं उतनी ही काल के आधार पर क्रिया होती है। जैसे वर्तमान काल, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकाल, भूतकालिक क्रिया, और भविष्यत काल, भविष्यतकालिक क्रिया। इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें पहले काल टॉपिक को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि देखिए भूतकाल होता है वो भी 6 प्रकार का होता है। ऐसे नहीं कि अब सीधा प्रश्न पूछ लिया कि राधा चली गई, चली तो गई, वो तो भूतकाल है, लेकिन कौन सा भूतकाल है ना? या फिर राधा जा चुकी है, राधा जा चुकी है, भूतकाल तो है लेकिन कौन सा भूतकाल है ना? इसमें पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।